हमारे जो सबसे पहले थिंकर हैं वो है प्लेटो। प्लेटो को आप सब लोग जानते होंगे। कहा जाता है कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है या जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसकी शुरुआत प्लेटो से ही होती है। मतलब प्लेटो ही एक पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने अपने जो आइडियाज थे, जिन्होंने अपनी जो थॉट थी उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करने का काम किया। मतलब कि अपने आइडियाज को प्रॉपरली सिस्टमैटिकली अरेंज किया, उनको लॉजिकली अरेंज किया, एक किताब के अंदर लिखा। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्लेटो से ही वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की शुरुआत होती है। हालांकि प्लेटो से पहले सोक्रेटिस ने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या फिलॉसफी के अंदर काफी कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन सोक्रेटिस से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या फिलॉसफी की शुरुआत इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि जो सोक्रेटिस के आइडियाज थे वो हमें स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। मतलब कि एक जगह पे सिस्टमैटिकली अरेंज किए हुए आइडियाज हमें सोक्रेटिस के नहीं देखने को मिलते हैं। सोक्रेटिस के आइडिया हमें किसी एक किताब के अंदर या फिर एक लॉजिकली अरेंज किए हुए नहीं मिलते हैं। लेकिन प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस, प्लेटो के टीचर थे सोक्रेटिस, तो प्लेटो ने सोक्रेटिस के आइडियाज को भी सिस्टमैटिकली अरेंज करने का काम किया। इसलिए अगर हमें सोक्रेटिस को भी समझना है तो उसके लिए हमें प्लेटो को ही समझना होगा, क्योंकि प्लेटो ने ही प्रॉपर तरीके से अपने जो गुरु थे सोक्रेटिस, उनके आइडियाज को जो है वो उनको अरेंज करने का काम किया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्लेटो से वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की या थॉट की शुरुआत होती है, क्योंकि प्लेटो ने अपने आइडियाज को सिस्टमैटिकली अरेंज करने का काम किया है, लॉजिकली अरेंज करने का काम किया है। देखो ये जो हमारी सीरीज रहेगी सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की, ये मेनली फैक्चुअल सीरीज रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम रहता है हमारा वो 80% या 70% फैक्चुअल बेसिस के ऊपर रहता है। मतलब कि हमें थिंकर की बुक्स के बारे में पूछा जाता है, उसके जो कंट्रीब्यूशंस है लाइफ के अंदर उसके बारे में पूछा जाता है, उसने कौन सी अकेडमीज खोली उसके बारे में पूछा जाता है, या फिर उसके जो कोर्स होते हैं तो हमें कोर्स दे दिया जाता है एक थिंकर का और कहा जाता है कि बताओ ये किस थिंकर ने कहा। तो मेनली जो हमारा एग्जाम रहता है वो फैक्ट बेस्ड पे रहता है या फैक्ट बेसिस पे रहता है, इसलिए हम फैक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन हम कंसेप्ट्स को भी क्लियर करते हुए जाएंगे, मतलब कि हम कंसेप्ट्स को भी कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फैक्ट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, लेकिन मेनली हमारा फोकस जो है वो फैक्ट्स के ऊपर ही रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्लेटो से। प्लेटो जो है वो एथेंस में पैदा होते हैं। एथेंस आप सब लोगों को पता होगा, जो आज का हमारा ग्रीस है, तो वहां पे एक सिटी है जिसका नाम है एथेंस, वो एथेंस में ही पैदा होते हैं। और एथेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल कहां पे देखने को मिलती है? एथेंस के अंदर ही देखने को मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले डेमोक्रेसी की शुरुआत कहां हुई या सबसे पहली डेमोक्रेसी की डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल क्या है, तो वो एथेंस है। तो एथेंस ग्रीस में प्लेटो का जन्म होता है। प्लेटो का जन्म होता है 428 बीसी में और 348 बीसी में उनकी डेथ हो जाती है। ये जो 428 बीसी है, कहीं पे आपको 427 बीसी देखने को मिलेगा, तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आज से 2400 साल पहले की बात हो रही है, तो हमें एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि प्लेटो कब पैदा हुए थे। लेकिन हम मतलब कि एक ओवरऑल तरीके से 428 बीसी ही मान के चलते हैं कि 428 बीसी में प्लेटो का जन्म हुआ। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि प्लेटो जो है वो फादर है पॉलिटिकल फिलॉसफी के, क्योंकि पॉलिटिकल फिलॉसफी की शुरुआत जो है वो प्लेटो ही करते हैं, या फिर फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी प्लेटो को ही कहा जाता है। प्लेटो जो थे वो एक हाईली इमेजिनेबल थिंकर थे, एक यूटोपियन थिंकर थे, एक आइडियलिस्ट थिंकर थे, क्योंकि जो प्लेटो के आइडियाज हैं वो यूटोपियन है। उसके आइडियाज जो है, प्लेटो को हम कहते हैं कि वो एक इमेजिनेबल थिंकर है, वो यूटोपियन है। उसके जो आइडियाज हैं या फिर उसके जो विचार हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यूटोपियन का मतलब होता है कि जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हो, मतलब कि हवा में बातें करने वाले मतलब इंसान थे प्लेटो। तो प्लेटो एक परफेक्शनिस्ट थे, मतलब हर चीज को वो परफेक्ट करना चाहते थे। वो एक टेलियोलॉजिकल थे। टेलियोलॉजिकल का मतलब होता है कि हर किसी चीज का जो एंड गोल होता है वो डिफाइंड होता है। वो एक डिडक्टिव थे। डिडक्टिव होने का मतलब ये है कि वो अपनी कंक्लूजन जो है वो पहले दे देते हैं और उसके बाद थियरीज देते हैं उस कंक्लूजन को जस्टिफाई करने के लिए। प्लेटो एक रेडिकल थिंकर थे। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे, एक इमेजिनेबल थिंकर थे, एक यूटोपियन थिंकर थे, एक रोमांटिक यूटोपियन थिंकर थे। मतलब कि वो आइडियाज को ही रियलिटी मानते थे। वो मतलब कि आइडियाज में ही बातें करते थे। वो आइडियाज को अल्टीमेट रियलिटी मानते थे। जैसे अगर वो अपनी थियरी देते हैं आइडियल स्टेट की, तो आइडियल स्टेट की जो थियरी देते हैं वो, ये जो आइडियल स्टेट है ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो आइडियल स्टेट की उनकी थियरी है ये एक यूटोपियन थियरी है। प्लेटो जो थे वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे, मतलब सोक्रेटिस से काफी ज्यादा वो इन्फ्लुएंस थे। इसी के साथ साथ एक थिंकर है जिनका नाम है हैरोल्ड जे लास्की। लास्की ने ये कहा है कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो थिंकर होता है वो अपने टाइम से काफी इन्फ्लुएंस होता है। मतलब कि प्लेटो जिस समय में पैदा हुए थे और जिस सिचुएशन में, जिन सर्कमस्टांसिस के अंदर पैदा हुए थे,
उन सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस ने प्लेटो के आइडियाज को शेप करने की कोशिश की है। मतलब एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम का मतलब यह है कि एक थिंकर जो है उस समय के अंदर उस जगह पे पैदा हुआ, इसलिए उसके आइडियाज वैसे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो जिस समाज के अंदर मैं पैदा हुआ हूं, जिस फैमिली के अंदर मैं पैदा हुआ हूं, उसी के अकॉर्डिंगली मेरे आइडियाज शेप होंगे ना। मान लो मैं वर्ल्ड वॉर के दौरान पैदा हुआ होता, राइट, जहां पे हर कोई एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, मतलब कि लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पता नहीं है कि कब कोई कब गोली मार देगा, कब मेरे घर को कोई जला देगा, कब कोई मेरे ऊपर अटैक कर देगा। तो अगर मैं वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पैदा हुआ होता तो उस वक्त मेरा मेन कंसर्न क्या होता, मेरे आइडियाज कैसे होते। तो मैं क्या चाहता कि ये जो एनार्की जैसी सिचुएशन है, ये जो मार काट चल रही है, ये जो एक दूसरे को मार रहे हैं लोग, ये खत्म हो जाए। मैं ये चाहता कि पीस आ जाए, है ना, शांति आ जाए, ये मेरा कंसर्न होता। तो वही बात यहां पे है कि जो भी थिंकर होता है उसको समझने के लिए हमें उसके टाइम, उसके सर्कमस्टांसेस के बारे में समझना होता है। तो प्लेटो जिस सिचुएशन में पैदा हुए, उसी सिचुएशन में प्लेटो के जो आइडियाज हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का काम किया है। तो हम ये समझते हैं कि प्लेटो के ऊपर इन्फ्लुएंस किस चीज का था, क्या कॉन्टेक्स्ट है प्लेटो का, प्लेटो किस टाइम पे पैदा हुए और जहां पे वो पैदा हुए एथेंस में, वहां पे क्या चल रहा था। तो अगर मैं प्लेटो के ऊपर इन्फ्लुएंस की बात करूं, सबसे पहले तो सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस था प्लेटो के ऊपर। भाई सोक्रेटिस से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे प्लेटो, और सोक्रेटिस जो थे वो बहुत बड़े महान फिलोसोफर थे। सोक्रेटिस जो है वो हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करते थे, कि वो कहते थे कि एक इंसान का जो अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए वो हैप्पीनेस होना चाहिए। उसी के साथ साथ सोक्रेटिस का ये कहना था कि आइडियाज जो होते हैं वो सुप्रीम रियलिटी होते हैं। सोक्रेटिस जो है वो रीजन के ऊपर फोकस करते थे, लॉजिक के ऊपर फोकस करते थे। वो चाहते थे कि हर एक इंसान तर्क से सोचे, लॉजिक से सोचे। सोक्रेटिस जो है वो डायलॉग प्रमोट करते थे, लोगों के बीच के बातचीत हो, डिबेट्स हो, डिस्कशंस हो। इसलिए सोक्रेटिस को फाउंडर ऑफ डायलेक्टिक्स कहा जाता है। मतलब डायलेक्टिक्स का जो आइडिया है वो सोक्रेटिस से ही शुरू हुआ। डायलेक्टिक्स का मतलब होता है डिबेट्स करना, डिस्कशंस करना, राइट, डायलॉग करना। तो सोक्रेटिस से तो काफी ज्यादा वो इन्फ्लुएंस थे। और दूसरा ये कि सोक्रेटिस को हेमलॉक दे दिया गया था, सोक्रेटिस को जहर दे दिया गया था। किसके द्वारा? सोफिस्टों के द्वारा। तो वहां पे जो उस वक्त रूल कर रहे थे, जो सोफिस्ट उस वक्त रूल कर रहे थे, मतलब डेमोक्रेसी का आप कह सकते हैं उस वक्त रूल था। तो वो जो डेमोक्रेसी का रूल चल रहा था, उनके द्वारा सोक्रेटिस को जहर दे दिया गया था। क्यों दे दिया गया था? क्योंकि सोक्रेटिस जो है वो नौजवानों के बीच तर्क को प्रमोट कर रहे थे, लॉजिक को प्रमोट कर रहे थे, डिबेट्स और डिस्कशंस को प्रमोट कर रहे थे। सोक्रेटिस ये कह रहे थे कि तुम्हें तर्क के हिसाब से सोचना है। तो एक तो सोक्रेटिस को जहर दे दिया गया, सोक्रेटिस को मार दिया गया। उसी के साथ साथ जो एथेंस था जहां पे प्लेटो पैदा हुआ, एथेंस की हालत जो है वो बड़ी खराब थी। एथेंस एक पैथोलॉजिकल स्टेट बन चुकी थी। पैथोलॉजिकल स्टेट बनने का मतलब यह है कि एथेंस एक डिजीज्ड सोसाइटी थी, एक बीमार सोसाइटी थी, बुरी हालत थी एथेंस की। क्यों? एक तो वहां पे सोफिस्ट का रूल चल रहा था, मतलब कि रूल ऑफ सोफिस्ट, वहां पे सोफिस्ट रूल कर रहे थे। मतलब एक तरीके से वहां पे डेमोक्रेसी का रूल चल रहा था। और वो जो डेमोक्रेसी का रूल था, इसको वो रूल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि ये इग्नोरेंस का रूल है। मतलब कि प्लेटो का ये कहना था कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, वो इग्नोरेंस का रूल होता है। जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, अनपढ़ लोग जो होते हैं, उनका रूल होता है। इग्नोरेंट का रूल क्यों होता है? क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है ना रूलर्स के लिए। मतलब जिसको ज्यादा वोट मिल गए वो रूलर बन गया। आप इंडिया में देख लो, यहां पे डेमोक्रेसी का रूल है, तो यहां पे अनपढ़ लोग भी एमपी बन जाते हैं, अनपढ़ लोग यहां पे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये इग्नोरेंस का ही तो रूल है ना। यहां पे कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी ना है रूलर के लिए। मतलब जो ज्यादा वोट हासिल कर लेगा वही रूल करेगा। तो ये इग्नोरेंस का रूल है। और प्लेटो इसको, डेमोक्रेसी को अपोज करते हैं। ये जो सोफिस्ट का रूल था, इसको अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो रूल ऑफ इग्नोरेंस है, ये जो डेमोक्रेसी का रूल चल रहा है, जिसको वो रूल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, वो कहते हैं कि इसने क्या किया है, एथेंस को जो है वो पैथोलॉजिकल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। एथेंस को जो है वो वीक कर दिया है। एथेंस को एक बीमार सोसाइटी बना दिया गया है। एथेंस जो है वो काफी कमजोर हो गया है। क्योंकि ये जो इग्नोरेंट रूलर्स होते हैं, ये जो डेमोक्रेसी के अंदर इग्नोरेंट रूलर्स होते हैं, ये नहीं जानते हैं कि सही तरीके से एक स्टेट को रूल कैसे करना है। ये नहीं जानते हैं कि एथेंस को रूल कैसे करना है। ये नहीं जानते हैं कि लोगों को अनलिमिटेड गुड्स किस तरीके से चेस करवानी है। मतलब कि ये नहीं जानते हैं कि आइडियाज क्या होते हैं। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि ये जो रूल ऑफ इग्नोरेंस है, ये जो डेमोक्रेसी का रूल है, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, एथेंस के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन थी। उसी के साथ साथ एथेंस के अंदर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी। एथेंस के अंदर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो ये सब कारण थे जिससे कि एथेंस जो है वो एक पैथोलॉजिकल स्टेट बन गया था। उसी के साथ साथ एक पेलोपोनेशियन वॉर होती है, इसको आप याद रखना, पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर के अंदर क्या होता है कि जो एथेंस था उसको स्पार्टा के द्वारा हरा दिया जाता है। तो एथेंस को क्या किया गया? स्पार्टा के द्वारा हरा दिया गया पेलोपोनेशियन वॉर के अंदर। यह भी एक कारण था।
इससे भी प्लेटो इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि वो काफी बेबस थे, वो काफी क्या बोलते चिंतित थे इस चीज से कि पेलोपोनेशियन वॉर के अंदर एथेंस को क्यों हरा दिया गया स्पार्टा के द्वारा। तो उस तरीके से ये जो पेलोपोनेशियन वॉर हुई, यहां पे एथेंस को स्पार्टा ने हरा दिया, तो इससे भी वो काफी इन्फ्लुएंस थे। और ये जो पेलोपोनेशियन वॉर है, इसके ऊपर किताब लिखी है एक, द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, थुसीडाइड्स के द्वारा। थुसीडाइड्स आपको नीचे विजिबल नहीं होगा, तो आपको याद रखना है कि इस पेलोपोनेशियन वॉर के ऊपर एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बाय थुसीडाइड्स। थुसीडाइड्स की स्पेलिंग याद रखना, THUCYDIDES। तो थुसीडाइड्स के द्वारा एक किताब लिखी गई है पेलोपोनेशियन वॉर के ऊपर। थुसीडाइड्स की एक और किताब है जिसका नाम है मिलियन डायलॉग। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इन फैक्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो थुसीडाइड्स के द्वारा एक किताब लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, किसके ऊपर? पेलोपोनेशियन वॉर के ऊपर। और एक और किताब थुसीडाइड्स ने लिखी है मिलियन डायलॉग, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया कि प्लेटो के ऊपर इन्फ्लुएंस किस चीज का था, कि ये जो बीमार सोसाइटी थी एथेंस की, ये जो पैथोलॉजिकल सोसाइटी थी एथेंस को, इसको सुधारना चाहते थे प्लेटो। अब उन्होंने सोल्यूशन दिया कि किस तरीके से एथेंस की पैथोलॉजिकल स्टेट को हम सुधार सकते हैं। सोल्यूशन क्या था? आइडियल स्टेट। वो आइडियल स्टेट की बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए, और उस आइडियल स्टेट को कौन चलाएगा? उस आइडियल स्टेट को चलाएगा फिलोसोफर किंग। तो उन्होंने फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट दिया, उन्होंने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि एथेंस को हम तभी सुधार सकते हैं, एथेंस तभी एक बेहतर स्टेट बन सकती है जब वो आइडियल स्टेट होगी और उसको फिलोसोफर किंग रूल करेगा। तो उन्होंने फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट दिया, ये आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ हम कुछ किताबों की बात करते हैं कि प्लेटो की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी थी। सबसे पहले है रिपब्लिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रिपब्लिक। इसका जो सबटाइटल था इसका कंसर्निंग जस्टिस। तो इसका सबटाइटल आपको याद रखना है, इसका सबटाइटल था कंसर्निंग जस्टिस। इसी रिपब्लिक के अंदर, इसी किताब के अंदर जो है वो प्लेटो किसकी? आइडियल स्टेट की बात करते हैं। इसी किताब के अंदर प्लेटो फिलोसोफर किंग की बात करते हैं, और इसी रिपब्लिक किताब के अंदर प्लेटो अपनी थियरी ऑफ एजुकेशन भी देते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। तो एक किताब उनकी आ गई द रिपब्लिक, दूसरी उनकी किताब है द लॉज के बाद उनकी तीसरी किताब है द स्टेट्समैन, चौथी किताब है उनकी द एपोलॉजी, फिर क्रीटो, फ्यूडो और गॉर्जियास। तो उनकी मेन इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी हैं? रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेट्समैन है और एपोलॉजी है। ये आपको एकदम रट लेना है बस। ये जो एपोलॉजी किताब है, ये एपोलॉजी जो है ये सोक्रेटिस के ऊपर लिखी गई है। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। मतलब सोक्रेटिस की लाइफ के ऊपर, सोक्रेटिस के ऊपर ये किताब लिखी गई है। और इसी किताब को जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है गुजराती के अंदर, सत्यवीर की गाथा। तो क्या किया गया है? ये जो एपोलॉजी है ये सोक्रेटिस के ऊपर लिखी गई है प्लेटो के द्वारा, और महात्मा गांधी ने इसको गुजराती में ट्रांसलेट किया है, और उसका टाइटल है सत्यवीर की गाथा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद रूसो को आप सब जानते होंगे, जीन जैक्विस रूसो एक फिलोसोफर है। उन्होंने ये कहा कि रिपब्लिक इज द बेस्ट बुक ऑन एजुकेशन। तो रूसो ने जो है वो प्लेटो के जो किताब थी रिपब्लिक, उसकी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि प्लेटो की किताब जो है रिपब्लिक वो एक बेस्ट बुक है, बेस्ट टीटी है किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। तो ये आपको याद रखना है।